हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 30 दिसंबर, सेकंड लास्ट डे 2023 का। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आपको बता दूं कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, 1 मिनट में जान लो फटाफट से। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम किया जाएगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के द्वारा खैबर पख्तूनवा चुनाव में नामांकित करने के लिए पहली हिंदू महिला को चुना हुआ है। डॉक्टर सवीरा प्रकाश नाम है उनका। और अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी न्यूजीलैंड की ब्रांच को 100% सोल्ड करने की घोषणा की है, सेल करने की घोषणा की है। और अभी पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का सफल परीक्षण किया है। भारत की पेट्रो राजधानी बन गई है गुजरात। और भारत जीपीटी लॉन्च करेगा रिलायंस, इसके लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता हुआ है। इसरो फीस्ट सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिससे रॉकेट साइंस को समझने में आसानी होगी। और अभी केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के एक संगठन MLJ के मसरत आलम गुट को बैन करने की घोषणा की है और UAPA के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए CS राजन। और RBI ने IDFC लिमिटेड को अभी हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के साथ विलय करने को मंजूरी दे दी है। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। इसकी क्विज और PDF आपको MZT ऐप पर भेजी जाती है और इसकी वन लाइनर डेली व्हाट्सएप चैनल पर भेजी जाती है। तो व्हाट्सएप चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वन लाइनर रिवीजन भी कर लोगे आप तो डेली का डेली आपका तैयार होता रहेगा बहुत अच्छे से। CISF प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी, ये आज का पहला क्वेश्चन है और बहुत ही चर्चित, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रमुख बनने वाली, महानिदेशक बनने वाली पहली महिला बन गई हैं नीना सिंह। नीना सिंह आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये CISF की फर्स्ट लेडी चीफ होंगी। इसके अलावा 2 और IPS ऑफिसर्स को और अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन कौन है वो, यानी कि कुल मिलाकर कहें इसमें 3 को नियुक्त किया गया है। एक तो नीना सिंह हो गई, दूसरे राहुल रसगोत्रा हो गए जिनको ITBP का महानिदेशक बनाया गया है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। और विवेक श्रीवास्तव हैं, इनको अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड का महानिदेशक चुना गया है। तो ये तीनों ही जो हैं ये अर्धसैनिक बलों के तहत हैं। और अर्धसैनिक बलों का जो समझ लो कि जिम्मेदारी है वो किसके अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। CISF की बात करें तो CISF की स्थापना 1969 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ITBP की स्थापना 1962 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। क्लियर है। आगे हाल ही में किसने गॉड ऑफ कैओस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए एक बार फिर से एक मिशन शुरू किया है। गॉड ऑफ कैओस यानी अराजकता के देवता, ये एक क्षुद्रग्रह, एक एस्टेरॉइड को नाम दिया गया है। और इस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने अभी एक बार फिर से एक मिशन शुरू किया हुआ है। एक्चुअली में ये जो गॉड ऑफ कैओस है ना, ये 7500 सालों में एक बार पृथ्वी के बहुत करीब से होकर के गुजरता है। ऐसी घटना 7500 सालों में एक बार होती है। तो ये घटना 2029 में होने वाली है। तो 2029 में यानी कि ये एस्टेरॉइड जो है ये बहुत ही करीब से गुजरेगा। यहाँ पर देखिए ये नाम दिया गया है एपोफिस, इसका वैसे नाम है। इस एपोफिस एस्टेरॉइड को इसी को कहा जा रहा है गॉड ऑफ कैओस या कहें अराजकता का देवता। तो ये जो है ये अभी यहाँ पर है और ये 2029 तक पृथ्वी के बहुत करीब रहेगा। ठीक है ना, कब तक, 2029 तक। और कहा जा रहा है ये 13 अप्रैल को तो सबसे ज़्यादा करीब में रहेगा। कितना करीब रहेगा, ये लगभग 20,000 मील दूर रहेगा। इतने ही ऊंचाइयों पे लगभग में बहुत सारे सैटेलाइट्स भी हैं, उड़ती हैं। ठीक है ना। तो अराजकता का देवता जो है ये एक एस्टेरॉइड है। इसे ओरिसिस REX या ओरिसिस एपेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी को स्टडी करने के लिए नासा अभी एक अंतरिक्ष यान लॉन्च कर रहा है जिसे ओरिसिस REX या ओरिसिस एपेक्स नाम दिया गया है। तो नासा का जो यान जाएगा वो ये है, जो एस्टेरॉइड आएगा वो ये है। और एस्टेरॉइड का नाम क्या है, एपोफिस। ये तीनों चारों नाम बहुत अच्छे से ध्यान से रखिएगा याद। नासा की अगर बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वाशिंगटन DC में है। 1958 में यह स्थापित हुआ था। बिल नेल्सन जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या रखा जाएगा। तो देखो कल की वीडियो में हमने बात किया था कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम किया जाएगा। अब यहाँ पर अयोध्या एयरपोर्ट जो बन रहा है जिसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, अभी तक इसका नाम अब बदलने की बात की जा रही है और ये नाम अब बदल करके महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा रखा जाएगा। तो ध्यान रहे
महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम से अब जाना जाएगा अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और ये भारत के इतिहास के सबसे पुराने और सबसे सुव्यवस्थित महाकाव्य रामायण के रचयिता हैं। तो रामायण के जो रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि, उन्हीं के नाम पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा किया जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उद्घाटन होने वाला है, फाइनल स्टेज पर है। तो ऐसे में अयोध्या को रामायण के रूप में एक प्रकार से आइडियल केस में विकसित किया जा रहा है। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें, नाम बदलना हुआ या फिर कुछ नई नई टेक्नोलॉजी लाना हुआ, नए डिज़ाइन करना हुआ, ये सारी चीज़ें चल रही है। पूरा राम राज्य बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इसी तौर पर यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा जो है, इसका नाम करने पर भी योगी सरकार बात कर रही है। तो यहाँ का जो रेलवे स्टेशन होगा वो अयोध्या धाम होगा और महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा यहाँ का एयरपोर्ट होगा। उड़ानें 6 जनवरी से इंडिगो की शुरू हो जाएंगी, 16 जनवरी से एयर इंडिया की फ़्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया? तो प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना में अभी नई गवर्नमेंट बन करके आई है, अभी चुनाव हुआ था 5 राज्यों का, उनमें से एक राज्य ये भी था। तो यहाँ पर अभी प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो यहाँ के जो सीएम हैं रेवंत रेड्डी, इनके जो डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम जिनको इन्होंने बनाया है भट्टी विक्रमार्क मल्लू, इन्होंने अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया, इस कार्यक्रम का, प्रजापालन का। ये क्या करेगा? ये दोस्तों जो वहाँ के निवासी हैं उनकी ज़रूरतों के बारे में पूरा जानकारी इकट्ठा करेगा, कलेक्ट करेगा कि उनको क्या उनकी ज़रूरत है, क्या उनकी कमियां हैं। ज़मीनी स्तर पर जा करके विस्तृत डेटाबेस ये कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसी के अनुसार आने वाले समय में योजनाएं और चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। तो ये तेलंगाना राज्य सरकार की घोषणा है, प्रजापालन कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए, क्रूड ऑयल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया है और वो देश है यूनाइटेड अरब अमीरात। देखो यूएई के साथ भारत के रिश्ते तो अच्छे हैं ही। यूएई ये मनाने में भी कामयाब हो गया है कि भाई अब हम डॉलर में नहीं, हम रुपए में पेमेंट आपको करेंगे। इससे पहले भारत रूस को भी कर चुका है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं किया था, मतलब छुटपुट्टा चल रहा था। अभी यहाँ पर देखो बहुत बड़ा डील हुआ है और इसीलिए सबसे पहला इसी को माना जा रहा है। थोड़ा थोड़ा रसिया को पे कर रहे थे ये लोग रुपए में, लेकिन अब और भी खुल कर करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? ये ऐसा हो रहा है जुलाई में आरबीआई के आए डिसीजंस के बाद। आरबीआई ने जुलाई में ऐसा डिसीजन दिया था जिसके बाद ये योग्य हो सका था कि हम लोग अब रुपए में भी पेमेंट कर सकते हैं किसी दूसरे देश से कुछ खरीदने के लिए। तो अभी तक कैसे होता था? अभी तक जो है, जो मोस्टली ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो होता है स्विफ्ट ट्रांजेक्शन, स्विफ्ट के जरिए कराया जाता है। और इसके अलावा पेट्रो करेंसी कही जाती है डॉलर, और इसे पेट्रो डॉलर भी कहते हैं। तो यानी कि अमेरिका ने एक ट्रीटी साइन किया था, उस पर उसके तहत क्या करता था ना कि वो अरब देशों को मनवाने में और जो बाकी के पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनको मनवाने में कामयाब रहा था कि भाई आप दुनिया भर में जहाँ भी आप बेचना पेट्रोलियम, तो उसके लिए डॉलर में पेमेंट करवाना। तो तब से आज तक डॉलर में ही लोग करते रहे और डॉलर इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन गया, इंटरनेशनल करेंसी बन गया। और अब जा करके इंडिया, रसिया या फिर और भी देश जो हैं अब ये कदम उठा रहे हैं। जैसे अभी चाइना भी ये करने की तरफ बढ़ रहा है। रसिया पर तो बैन लगा दिए हैं, स्विफ्ट सैंक्शन लगा दिए हैं, तो इस वजह से वो कर ही नहीं पाता। तो उसके पास एकमात्र चारा यही है, तो वो कभी रूबल में करता है, कभी रेनमीबी में करवाता है, कभी रुपए में करवाता है। अलग अलग करेंसीज में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। स्विफ्ट क्या है इसको जान लो। स्विफ्ट वो बिचौलिया है जो 2 देशों के बीच में ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट कराता है, ठीक है जी। और इस पर अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसकी मैंने एक वीडियो दी थी आपको, जब रसिया पर स्विफ्ट सैंक्शन लगाया गया था तो उसी समय मैंने वीडियो दी थी, उसको जरूर देखिएगा। जैसे अपने यहाँ अपने देश में क्या होता है ना, IFSC कोड आपने सुना होगा। IFSC कोड, जब भी आप एक बैंक से दूसरे बैंक में कुछ भेज रहे होते हो तो IFSC कोड लगाते हो। ये IFSC कोड 11 अंकों का होता है और ये आपके ब्रांच को दर्शाता है और बैंक को दर्शाता है कि आप किस बैंक के कहाँ के ब्रांच के हो। ऐसे ही स्विफ्ट कोड होता है। जो लोग YouTube से जुड़े होंगे या जिनके ट्रांजेक्शन्स विदेशों से आ रहे होंगे वो भी इसको जान रहे होंगे ज़रूर, क्योंकि जब पहली बार जब आप अकाउंट लिंक करने जा रहे होंगे तो आपको स्विफ्ट कोड भी देना होगा। ये भारत के कुछ गिनी चुनी बैंकों को ही मिला हुआ है स्विफ्ट कोड। ये स्विफ्ट के द्वारा बैंकों को मिलता है कि हाँ ये बैंक अप्रूव्ड है, यहाँ पर आप इंटरनेशनल करेंसी रिसीव कर सकते हो।
जैसे अपन लोग का यूट्यूब से पैसा आता है तो यूट्यूब है अमेरिकी कंपनी, तो वहाँ से डॉलर में आता है, तो इसीलिए हम लोग को वो अकाउंट देना पड़ता है जहाँ पर स्विफ्ट अप्रूव्ड हो, ठीक है ना। बहुत सारी बैंक्स ऐसी हैं जिनका अकाउंट देने पर उसमें स्विफ्ट कोड नहीं लगता, इसलिए वो अकाउंट हम लोग वहाँ नहीं रजिस्टर कर सकते हैं। तो अमूमन जितनी भी बड़ी बड़ी सरकारी बैंकें हैं वो हैं इस लिस्ट में, तो ये होता है। तो स्विफ्ट आप समझ गए ना, ये ट्रांजेक्शन्स करवाता है, लेकिन इसको बाईपास करते हुए इंडिया ने कैसे रुपी में पेमेंट कर लिया है, ठीक है जी। तो रुपी में अब हम लोग करेंगे ट्रांजेक्शन किसके साथ, यूएई के साथ। और ये आरबीआई के जो नियम आया था, आरबीआई का जो डिसीजन आया था जुलाई में, उसी के बाद ये पॉसिबल हो पाया है। उसी के बाद जस्ट हम लोगों ने इनसे डील कर ली थी और वो डील अब हो जा कर के फाइनल हुई है। 10 लाख बैरल हम लोगों ने कच्चा तेल खरीदा है। कच्चा तेल क्या होता है, कैसे होता है, ये पिछले 1-2 दिनों की पहले की वीडियो में मैंने आपको शायद बताया था पूरा अच्छे से। इसके अलावा भारत अपनी तेल की ज़रूरतों का 85% से अधिक आयात करता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। 85% हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, और फिर हम लोग जब कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं फिर उसको हम लोग रिफ़ाइन करते हैं, और रिफ़ाइन करने के बाद हम लोग यूरोपीय देशों को और भी बहुत सारे देशों को बेचते हैं रिफ़ाइंड ऑयल। तो रिफ़ाइंड ऑयल हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि जो पेट्रो ऑयल है या कहें पेट्रोलियम के रूप में कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, उसे हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा हम लोग पेट्रोलियम कहाँ से ले रहे हैं, रसिया से ले रहे हैं। अगला किताब अपनी आ गई है, और किताब जो है ज़बरदस्त लोगों को पसंद भी आ रही है। आप लोग रिव्यूज़ वगैरह जा करके अमेज़न पर चेक करो, और बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं आपके, 5 आउट ऑफ 5 स्टार चल रहे हैं समझो। तो आप लोग जा करके पहले तो रिव्यू चेक करिए, और रिव्यू में देखिए कि कैसी है किताब। मेरे कहने से, मेरे यहाँ प्रमोट करने पर मत जाइए आप जा करके खुद उस पर अमेज़न पर जा करके देखिए, चेक कीजिए। जो लोगों ने, जो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ख़रीदा है, उन्होंने उसमें अपने अपने अनुसार अपनी अपनी व्याख्या की हुई है कि कैसे क्या है। तो आप जा करके देखिए, उसके बाद ऑर्डर कीजिए। अमेज़न पर ही अवेलेबल है और कहीं नहीं अवेलेबल है। जिनके यहाँ अमेज़न की डिलीवरी नहीं हो पाती है वो लोग जो है व्हाट्सएप करते हैं, उनके यहाँ कोरियर करा दिया जाता है। तो आप में से भी अगर ऐसे कोई हैं जहाँ पर अमेज़न नहीं डिलीवर करता है, ऐसे जगह पर, जैसे अभी दादरा और नगर हवेली का कल कई लोग का कोरियर करवाया गया, तो मतलब कुल मिला जुला करके अगर अमेज़न की रीच आप तक नहीं है, या फिर आपको इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में फ़ोटोकॉपी भी प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि इंग्लिश की तो किताब आई नहीं है, तो वो भी प्रोवाइड की जा रही है। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर संपर्क करना है। व्हाट्सएप का नंबर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, तो यहाँ पर संपर्क कीजिए। इसके अलावा जिनको वीडियो कोर्सेज़ में एनरोल करना है, कल तक शांत रहिए, कल से शुरू होगा ऑफ़र, और कल से आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो अभी आज रुक जाइए, आप कहीं पर भी अगर आप मन बना रहे हो तो एक बार जा कर के MZT ऐप पर डेमो वगैरह देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने कहाँ पर यूपी की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। कहाँ से शुरू की है? इन्होंने बटेश्वर से शुरू की है। बटेश्वर जो है ये पड़ता है आगरा में, आगरा से 65 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है बटेश्वर। तो वहाँ से ये इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मतलब समझ रहे हो, जैसे आप देखते हो इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल मतलब अंतर्देशीय या अंतर्राष्ट्रीय, तो एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र में जाना होता है। अंतर्राज्यीय सुनते हो, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना होता है। ऐसे ही इंट्रा डिस्ट्रिक्ट यानी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना हो। तो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में यूपी में अभी तक हेलीकॉप्टर सेवा नहीं थी, तो ये जो है अब शुरू कर दी गई है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। शुरुआत बटेश्वर से की गई है, मथुरा के गोवर्धन तक, ठीक है। तो ये बटेश्वर जो है आगरा में पड़ता है, आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक ये पहली वाली जाएगी। तो अब इसमें सांस्कृतिक महत्व का भी स्पर्श जोड़ते हुए इन्होंने राधा कृष्ण की लोगों को बढ़िया सजा करके, जैसे होता नहीं अपने यहाँ रामलीला या कृष्ण लीला में लोग बनते हैं, राम बनते हैं, सीता बनते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी लोग बैठ करके यहाँ पर पहली उड़ान भरे हैं। आगे की उड़ान में आप लोग भी बैठ सकते हो। आगे हाल ही में किसको मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों LP हेमंत के श्रीनिवास शुक्ल को। ये जो हैं ये गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा सम्मानित किए गए हैं। ये कौन है? ये दोस्तों लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन व्यापार परिषद के अभी निदेशक नियुक्त किए गए, नए नियुक्त किए गए हैं। तो लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन व्यापार परिषद के निदेशक हेमंत के श्रीनिवास शुक्ल को सम्मानित किया गया है। आगे हाल ही में किस कैटेगरी में आरक्षण के लिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया? देखो ना, एक चीज़ करो, एक काम, आप जो एक पेज बना लो,
नोट्स जो भी बनाते हो, नोट्स जरूर बनाया करो, करंट अफेयर का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो। अपने हाथ से जब लिखोगे तो अच्छे से तैयार होगा। एक पेज बना लो, उसमें सारे अधिनियम जो पिछले महीनों में आए हैं चर्चा में ना, क्योंकि पिछले महीने से लेकर अभी तक बहुत सारे अधिनियम मैंने बता दिए हैं, उन सब को नोट डाउन कर लो। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और आरओ के लोग जो लोग तैयारी कर रहे हो उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जितने भी अधिनियम आ रहे हैं। ठीक है, लगातार आ रहे हैं, इतना कभी मैंने देखा नहीं है पिछले 1-2 महीनों में इतना ज़्यादा कभी अधिनियम आए हों, या कभी सुधार, कभी संशोधन, कभी कुछ कभी कुछ। तो चर्चे में जितने भी अधिनियम आए हों सबको लिख डालो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण के लिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर देखो मनोज सिन्हा जी दिख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं। तो इन्होंने इसको मंजूरी दे दी है। जम्मू एंड कश्मीर अप्रूव्स अमेंडमेंट्स फॉर ओबीसी रिजर्वेशन इन पंचायती राज एक्ट डिस्पाइट कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी तो होना ही है, जम्मू कश्मीर में कुछ भी होता है तो कंट्रोवर्सी तो होती ही है। अब इस संशोधन में क्या बड़ी बातें निकल करके आई? इस संशोधन में ओबीसी की जो परिभाषा है इसको शामिल की जाएगी। देखो एक बात और ध्यान रखना, जो ओबीसी, अभी मत नोट करो, जो ओबीसी होता है एक राज्य में, कोई जरूरी नहीं है वो जाति का जो व्यक्ति है वो दूसरे राज्य में भी ओबीसी का हो सकता है वो एससी का हो सकता है वो जनरल कैटेगरी में आता हो। जैसे उत्तर प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी में जो जो जातियाँ आती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है मध्य प्रदेश में भी वही जातियाँ ओबीसी में आती हो सकता है उसमें से कुछ आदिवासी में हो सकता है, कुछ उसमें एससी में हो, ऐसा होता है। तो यहाँ पर ओबीसी कौन कौन है जम्मू कश्मीर में, ये परिभाषित करने की बात इस संशोधन में की गई है। ठीक है, अच्छा ये जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 है, ये डेट याद रखना। दूसरा क्या किया गया, पंचायत की सदस्यता से अयोग्यता की विधि के साथ साथ सरकार द्वारा सरपंच, नायब सरपंच और पंच इनके निलंबन और हटाने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की गई। क्योंकि देखो ये सब स्टेप लिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव की व्यवस्था प्रॉपर रूप से कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पर विधानसभा है और वहाँ पर आगे चल कर के भाई स्टेट का भी दर्जा देना है, लेकिन उसके लिए एक मजबूत ढांचा पहले बना दिया जाए। ऐसा ना हो कि कहीं वो लोग आएँ उसके बाद फिर से ये सब चीज़ें होने लगे, अलगाववाद, उग्रवाद, ये सब फिर से पनप ले। तो इसीलिए एक मजबूत ढांचा ऐसा किया जा रहा है कि कंट्रोल जो है अल्टीमेटली केंद्र के हाथों में हो, केंद्र जब चाहे वहाँ पर फिर से एक्शन ले सके। तो देखो यहाँ पर जो भी पंच सरपंच होगा उसके निलंबन के हटाने की प्रक्रिया सबकी रूपरेखा तय की जा रही है। इसके बाद राज्य चुनाव आयुक्त जो हैं यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे उनकी भूमिका तय की जाएगी। ये सारी चीज़ें इस संशोधन में किया गया है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय नौसैनिकों के दिग्गजों की मौत की सज़ा को कम कर दिया है? तो दोस्तों कतर में अपने 8 भारतीय नौसैनिक जो हैं ये बंद थे, इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, मौत की सज़ा सुना दी गई थी जासूसी के आरोप में। और अब देखो ये क्योंकि वहाँ पर जो निचली अदालत थी सबसे, जैसे अपने यहाँ होता है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, ऐसे वहाँ पर भी होता है। तो जो सबसे निचली अदालत थी उसने फांसी की सज़ा सुना दी थी। आरोप क्या था? आरोप ये था कि ये एक्चुअली में ये रिटायर्ड नौसैनिक हैं, 8 नौसैनिक। अभी इन दिनों किताब वगैरह के चक्कर में बहुत ज़्यादा भागदौड़ लगी है तो वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक पर, नहीं तो इस पर बनाने वाले थे। ये 8 रिटायर्ड नौसैनिक थे, ये यहाँ से तो रिटायर हो गए थे, लेकिन ये जाकर के कतर में एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है दहरा। तो दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी है, उसमें ये काम कर रहे थे। और वहाँ पर वो कंपनी जो है वो शिप की एक डील कर रही थी, एक कहे कि युद्धपोत की डील कर रहे थे। किससे? इटली से कतर के लिए। तो उसमें ये काम कर रहे थे। अब ये काम उसमें कर रहे थे, लेकिन इन पर आरोप ये लगा कि ये खुफिया जानकारी ये इजराइल के साथ साझा कर रहे हैं। और इजराइल और अरब देशों के साथ आप जानते हो दुश्मनी है ही, कट्टर दुश्मनी है। तो इजराइल के साथ साझा कर रहे थे और कतर ने ही कहा कि हमने बाकायदे इंटरसेप्ट किया है, इन लोग की बातों को ट्रैक किया है, डिजिटली एविडेंस भी है हमारे पास, इसलिए इन पर सज़ा सुनाए हैं। हालांकि क्या कुछ है वो चीज़ें पब्लिक नहीं की गई हैं, क्योंकि अपने कतर से रिलेशन भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर तो उनको देखो अभी अक्टूबर में फिर फांसी सुना दिया गया, ये सब बताते हुए निचली अदालत ने फांसी सुना दिया कि अब तो हम फांसी देंगे। लेकिन फिर बातचीत चली और अभी हाई कोर्ट में मामला गया उनके, और उनका जो हाई कोर्ट था उसने इसको उम्र कैद में अभी के लिए बदल दिया है। अब उम्र कैद में भी कितने साल, क्योंकि कहीं कहीं 14 साल होता है, कहीं 20 साल होता है, कहीं 28 साल होता है, कहीं होता है कि टिल डेथ होता है। तो अब ये कितना है ये क्लियर नहीं है अभी के लिए, लेकिन यहाँ तक मामला गया है।
अब इसमें बात ये भी की जा रही है कि हो सकता है कि ट्रीटी भी अपनी कतर से है एक, जिसमें क्या होता है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होता है कि वहाँ के कैदी, अगर भारत के कैदी कोई वहाँ की जेलों में बंद है तो उनको यहाँ पर लाया जाएगा। तो अगर ये ट्रीटी भी काम आती है, डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत चल रही है, अगर ये ट्रीटी काम आती है तो हो सकता है वो 8-9 सैनिक भारत को दे दिए जाएँ, सौंप दिए जाएँ, यहाँ पर बंद करके रखो, लेकिन चूंकि अपराधी हैं तो आपको बंद करके रखना ही होगा, है ना। फिलहाल हमारे देश में आने के बाद तो अपनी बात रहेगी। लेकिन एक और बात है कि अभी एक और ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट भी है, वहाँ भी जाएँ तो हो सकता है वो। दूसरी चीज़ कि ईद पर ये लोग, जैसे अपने यहाँ क्या होता है कि राष्ट्रपति वगैरह 26 जनवरी को बहुत सारे कैदियों को माफ़ करते हैं, ऐसे यहाँ पर ईद पर माफ़ करते हैं यहाँ के जो अमीर हैं। तो वो भी इंतज़ार किया जा रहा है कि अगली ईद पर सुनवाई की जाए, इनको एप्लीकेशन डाला जाए कि भाई इनकी सज़ा माफ़ कर दो, अभी तो उम्र कैद हुआ है, कम कर दो, 2-4 साल 10 साल कर दो, अगर प्रॉपर एविडेंस मिले हैं तो और वो सही हैं तो, है ना। नहीं तो अगर नहीं होगा तो पूरा पूरा छुड़ाने की बात की जाएगी। 12वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो 12वां दिव्य कला मेला जो है ये इस बार हो रहा है सूरत में। सूरत जिसे हम लोग डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी इस पर आएंगे। सूरत से हम लोगों ने पिछले दिनों में कई क्वेश्चंस देखे हैं। तो देखो यहाँ पर आर्टिकल है आपके सामने, 12th दिव्य कला फेस्टिवल जो है ये इनॉग्रेट किया गया है गुजरात के सूरत में। ये दिव्य कला मेला किसके लिए होता है? दिव्य कला मेला दोस्तों एक प्लेटफॉर्म होता है जो प्लेटफॉर्म दिव्यांगजन के लिए होता है, और वो मंच, वो प्लेटफॉर्म का यूज करके दिव्यांगजन अपने अपने जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अपने अपने जो कारोबार, जो व्यापार करते हैं, उनको वहाँ पर शोकेस कर सकते हैं, जिससे बाकी की जनता जो है वो आकर के उसको परचेज कर सके और उनकी कला भी देखी जा सके और उनका ब्रांड प्रमोट हो सके। तो इस प्रकार से ये दिव्यांगजन के लिए होता है। तो दिव्यांग कलाकारों को अपने उत्पाद और कौशल प्रदर्शित करने के लिए ये मंच प्रोवाइड करता है। पिछला आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और इस बार वाला हो रहा है सूरत में। अब आते हैं सूरत पर। सूरत जानते हो आप, डायमंड सिटी है। यहाँ पर अभी उद्घाटन हुआ है सूरत डायमंड बोर्ड्स का, सूरत डायमंड बोर्ड्स का। ये जो बिल्डिंग है ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग। ये अभी पेंटागन को पीछे की है, जो कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय जो था, वो बिल्डिंग 80 सालों से टॉप पर चल रही थी सबसे बड़े ऑफिस बिल्डिंग के रूप में, लेकिन सूरत डायमंड बोर्ड्स उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसका भी उद्घाटन किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा। इसके अलावा सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड भी किया गया है। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आई होगी। ये किताब जो है अमेजन पर अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। आपके हर एक एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट, चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी के लिए, यूपीपी, यूपीएसआई या यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए, या मध्य प्रदेश के किसी एग्जाम के लिए, मतलब इंडिया का कोई सा भी एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो ये ब्रह्मास्त्र है उसके लिए। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का एरर फ्री कंटेंट है यहाँ पर, ठीक है जी। तो आपको मिलेगा ये अमेजन पर, अमेजन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों के द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने त्यागा था। और अमृत भारत ट्रेन में उपयोग की गई पुश पुल तकनीकी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है क्विक स्टार्ट एंड क्विक स्टॉप। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर का उद्घाटन कब किया जाएगा। बीसीसीआई का घरेलू क्रिकेट मैच टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? इसके लिए दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत इजी हैं, आप आंसर जरूर कीजिएगा। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको MZT ऐप पर मिलेगी, वन लाइनर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। मैं आपको कल की वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।